नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ और सासू माँ। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुमन जी अपने बेटे अजय और बहू निशा के साथ शहर की एक पॉश कॉलोनी में रहती हैं। उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। उनका बेटा अजय बहुत ही अच्छा इंसान है। वह अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी को बूढ़ी सास बिल्कुल भी नहीं सुहाती थी। सुमन जी सुबह उठकर तैयार हो रही थी और मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, जिससे बहू की आंख खुल गई और वह अपने पति को कहने लगी, अजय, कमरे का दरवाज़ा इतनी सुबह सुबह मत खोला करो। तुम्हारी माँ सुबह 5 बजे से ही हिट फिट करने लग जाती है। सुबह के समय इतनी अच्छी नींद आती है और तुम्हारी माँ सब बेकार कर देती है। इन्हें खुद तो काम धंधा है नहीं, बस अब तैयार होकर निकल जाएगी मंदिर के लिए, जहाँ मैं अब उठ जाऊंगी और पूरा दिन घर के कामों में लगी रहूंगी। इनका क्या है, ना कुछ करती हैं धरती हैं, बस सुबह उठकर मंदिर चले जाओ, मंदिर से आकर खाओ पियो और सो जाओ। पर मुझे बहुत काम होते हैं। तभी अजय बोला, निशा, मुझे तो काम का समझ नहीं आता। पता नहीं तुम्हारा इतना क्या काम रहता है कि पूरा दिन काम ही करती रहती हो, जिसमें कि झाड़ू, बर्तन और कपड़े धोने के लिए काम वाली बाई आती है। फिर भी वह बोली, हाँ, बस घर में यही काम नहीं होता करने को, और भी बहुत कुछ होता है। वैसे भी तुम्हारी माँ का जब घर में मन ही नहीं लगता तो तुम उन्हें वृद्ध आश्रम क्यों नहीं छोड़ देते। वह भी चैन से रहेंगी और मैं भी। अजय ने कहा, क्या तुम भी एक ही बात। हाँ, बस खाने का ही तो काम है, उसमें भी माँ सब्जी साफ करके काटने का काम कर देती है। वह बोली, बस करो, अब माँ पुराण मत सुनाओ, चलो सो जाओ और सो जाने दो, गेट बंद कर दो। सुमन जी बेटे और बहू की बातें सुन चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह मंदिर के लिए निकल गई। अगले दिन ही उनका चश्मा टूट गया, तो वह शाम को सब्जियां साफ करती हुई बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, तुम अजय को कह देना कि चश्मा बनवा देगा। निशा बोली, माँ जी, इस महीने हाथ थोड़ा तंग है, अगले महीने बनवा देंगे। सुमन जी बोली, ठीक है बहू। शाम को अजय आया, फिर सब खाना खाकर सो गए। सुमन जी रात को उठी, उन्हें प्यास लगी थी। वह पानी लेने गई तो किचन में उन्हें सही से दिखाई न देने के कारण हाथ लगने से कांच का ग्लास टूट गया, जिसकी आवाज़ सुनकर निशा बाहर आई और जैसे ही टूटा हुआ ग्लास देखा, उसका तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, आपकी आंखें हैं या बटन, दिखाई नहीं देता। भगवान ने दो दो आंखें दी हैं, फिर भी देख नहीं सकती। इतना महंगा ग्लास तोड़ दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा। शोर सुनकर अजय भी बाहर निकल आया। वह बाहर आते ही बोला, अरे क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो। निशा बोली, तुम्हारी माँ ने इतना महंगा ग्लास तोड़ दिया, पता है, मेरे पापा इसे यूरोप से लाए थे और तुम्हारी माँ ने इसे तोड़ दिया। अजय ने कहा, निशा, माँ ने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा होगा, गलती से टूट गया होगा। इसमें इतना चिल्लाने की कौन सी बात है, चीजें तो टूट ही जाती हैं, तुम तो जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। अजय ने अपनी माँ की तरफ देखा तो वह बोला, माँ, आप चश्मा पहनना भूल गए, शायद इसीलिए ग्लास टूट गया। इससे पहले सुमन जी कुछ भी कहती, निशा खुद ही बोल पड़ी, हाँ और क्या, अपनी चीज़ों का तो होश रहता नहीं है, ऊपर से मेरा नुकसान और कर दिया। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर अजय से फिर वही बात कहने लगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इन्हें वृद्ध आश्रम भेज दो, पर तुम हो कि नाम नहीं लेते। अरे वृद्ध आश्रम में क्या इंसान नहीं रहते, इन्हें भी इनकी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मन लगा रहेगा।
मैं कौन सा अपने लिए सोच रही हूँ, इनके लिए कह रही हूँ, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। अजय बोला, निशा, पापा का दिया हुआ ग्लास टूटा है, बाकी सारी चीज़ें तो हैं। तुम हर बात पर बीच में यही बात क्यों घुसा देती हो कि माँ को भेज दो। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती कि माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, और अब जब माँ को मेरी ज़रूरत है तब मैं अपनी माँ का ख्याल भी ना रखूं। तो बेटा किस बात का? निशा बोली, तुम तो बस अपनी माँ के गुण गाते रहा करो। अजय बोला, क्यों ना कहूँ, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। पापा की मौत के बाद हम एक एक पैसे के मोहताज हो गए। घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। फिर माँ ने पढ़ी लिखी होने पर भी मेरी खातिर कहीं और अच्छी नौकरी नहीं की, क्योंकि यदि वह किसी ऑफिस में जाती तो मुझे अकेला छोड़ना पड़ता। मुझे साथ रखने की खातिर उन्होंने आसपास छोटी मोटी नौकरी की, कपड़े सिले, खुद एक वक्त की रोटी खाई, पर मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हें पता है, एक बार मैंने उनसे रेंजर साइकिल की डिमांड कर दी। तब मैं छोटा ही था। उस वक्त माँ की तनख्वाह भी बहुत कम थी। फिर भी उन्होंने पैसे बचाने के लिए रोज़ काम पर पैदल जाना शुरू कर दिया। अरे, एक एक पैसा जोड़कर मेरे अगले जन्मदिन तक मेरे लिए मेरी पसंद की साइकिल ले आई। तुम ही बताओ निशा, मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ? कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे निशा पूरी तरह बदल गई है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसकी वही बात शुरू हो गई। इस बात से अजय बहुत परेशान था कि वह निशा को आखिर कैसे समझाए, कि तभी उसकी नज़र सामने से आते निशांत पर पड़ी, जो कि उसका साला था। अजय को दूर से देखते ही निशांत उसकी तरफ दौड़ा और आते ही उसे गले से लगा लिया। निशांत और अजय जीजा साला बाद में थे, पहले जिगरी दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को अपनी हर बात बताया करते। लेकिन निशांत कुछ समय से शहर से बाहर रह रहा था और काम में व्यस्त होने के कारण दोनों की बातचीत भी नहीं हो पाती थी। और जब आज इतने दिनों बाद मिले तो दोनों की ही खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ने साथ में डिनर का प्लान बनाया और आज निशांत और उसकी पत्नी दोनों अजय के घर डिनर के लिए आने वाले थे। इस रिश्ते से निशा भी बहुत खुश थी कि वह इतने दिनों बाद अपनी भाभी से मिलेगी। निशा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मेरे भैया और भाभी घर आ रहे हैं, तो आप जरा खाने पीने का देख लेना। सुमन जी एक सुखद गृहिणी थी और खाने में मसाले भी हाथ से ही डाला करती थी। उनके हाथ में एक अलग ही जादू था। वह खाना इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि अच्छे अच्छे होटल भी फेल हो जाएं। सुमन जी लगभग सारा खाना बना चुकी थी और जैसे ही निशांत और उसकी पत्नी अंदर आए, उन्हें देखकर निशा अपनी सास से बोली, माँ जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और खुद बाहर उनसे मिलने चली गई। बेचारी सुमन जी, लगभग सारा खाना तो वह बना ही चुकी थी, अब केवल खीर में चीनी डालना बाकी था। और उन्होंने निशा से कहा, बहू, जरा शक्कर का डब्बा उठा दो। और जल्दी जल्दी से निशा शक्कर की जगह उन्हें नमक का डिब्बा पकड़ाकर चली गई। चश्मा ना होने के कारण सुमन जी ने वही नमक शक्कर समझकर खीर में उड़ेल दिया। निशांत और उसकी पत्नी ने सुमन जी को यथावत सम्मान दिया। आते ही उनके पैर छुए, प्रणाम किया, फिर अपनी बहन निशा से मिले और तभी अजय भी बाहर से कुछ सामान लेने गया था, आ गया। सभी लोग बैठ गए, बैठकर बातचीत करने लगे। सुमन जी निशांत और उसकी पत्नी के लिए नाश्ते का सारा सामान ले आई। निशा वहीं बैठी रही। यह सब निशांत और उसकी पत्नी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नाश्ता करने के बाद सब लोग वहीं बैठे बैठे बातें करते रहे और सुमन जी किचन में खाना बनाने चली गई।
सब्जियाँ और बाकी सभी चीज़ें तो तैयार थी, बस गर्मा गर्म पूरी तलनी थी। उन्होंने जाकर गरम गरम पूरियाँ उतार दी और सभी को खाने के लिए बुला लिया। डाइनिंग टेबल पर सब लोग आकर बैठ गए और गर्मा गर्म लजीज खाने का आनंद लेने लगे। पहला टुकड़ा खाते ही निशांत बोला, अरे वाह निशा, तुम तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती हो। इससे पहले सुमन जी कुछ कहती, निशा बोली, हाँ भाई, सब धीरे धीरे सीख जाते हैं, मैं भी सीख गई। सुमन जी कुछ ना बोली और खाना बनाकर सबको खिलाती रही। खाने के सभी ने बहुत तारीफ की और अब खाने के बाद निशा ने कहा, मम्मी जी कुछ मीठा ले आइए, भाई को भी तो पता चले कि उनकी बहन कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। तभी सुमन जी सबके लिए खीर ले आई और जैसे ही सबने खीर खाना शुरू किया तो तुरंत ही वॉशरूम की तरफ भागे। किसी ने वहीं डस्टबिन में खीर पलट दी। निशा थोड़ी घबरा गई। उसने खीर चखी और बहुत तेज चिल्लाकर बोली, मम्मी जी ये क्या है, क्या किया आपने? आपको जरा भी तमीज़ नहीं है? चीनी के बदले खीर में नमक डाल दिया। तभी निशांत आया और बोला, निशा लेकिन खाना तो तुमने बनाया था, फिर मौसी जी ने नमक कैसे डाल दिया? निशा एकदम चुप हो गई। तभी सुमन जी हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी ही है, खीर मैंने ही बनाई थी और उसमें नमक भी मैंने ही डाला था। सुनकर निशांत ने सुमन जी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, अरे मौसी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके बच्चों के समान हूँ, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। निशांत और उसकी पत्नी खाना खाकर चले गए, लेकिन निशा ने इस बात को यहीं ख़त्म नहीं किया। वह उनके जाने के बाद अपनी सास के पीछे पड़ गई। वह सुमन जी से बोली, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? जरा सी खुशी आपको बर्दाश्त नहीं होती? सुमन जी बोली, लेकिन बहू, शक्कर की जगह नमक का डिब्बा तो तुमने ही निकाला था। तभी अजय निशांत को छोड़कर आया। वह बोला, माँ, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ आपके पास चश्मा नहीं होता, तभी आप गलतियाँ कर देती हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक डोरी में वह चश्मा बांध देता हूँ ताकि आप इधर उधर रख कर भूल ना जाओ। इस बार सुमन जी ने अजय को सच सच बता दिया। उन्होंने कहा कि बेटा अजय, मेरा चश्मा तो पिछले 1 महीने से टूटा हुआ है, जिसके कारण मुझे चीज़ें सही से दिखाई नहीं देती और यह गलतियाँ हो जाती हैं। अजय बोला, लेकिन फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपका चश्मा टूट गया है? मैंने बहू को बताया था, तो बहू ने कहा कि इस महीने तुम्हारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगले महीने तुम मेरा चश्मा बनवा दोगे, इसलिए मैंने दोबारा तुम्हें नहीं कहा। अजय ने घूर कर निशा की तरफ देखा। निशा ने नजरें नीचे झुका ली। इस रोज रोज की चिकचिक से अजय परेशान तो था ही, पर वह अब किसी भी कीमत पर इसका कोई हल खोजना चाहता था कि अगले ही दिन निशांत का फोन आया और उसने एक ही बात से अंदाजा लगा लिया कि वह परेशान है। निशांत बोला, क्या हुआ, मैंने तुम्हें इतने परेशान क्यों हूँ? अजय बोला, कुछ नहीं यार, यही बस रोज रोज के ड्रामे। मैं तो तुम्हारी बहन को समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन वह हमेशा एक ही जिद पर अड़ी रहती है कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। और तुम तो जानते हो मेरी माँ ने मेरे लिए कितना संघर्ष किया है। जब आज उन्हें मेरी ज़रूरत है तो कैसे उन्हें यूँ बीच रास्ते पर ही छोड़ दूँ? तब निशांत और अजय ने मिलकर निशा को सबक सिखाने का एक प्लान बनाया और अगले ही दिन अजय ने कहा, माँ, आपने अपने कपड़े पैक कर लीजिए, मैं आपको आज एक नई जगह ले जाने वाला हूँ, जहाँ आपको बहुत सारे नए नए दोस्त मिल जाएंगे, आपकी ही उम्र के, और फिर आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। सुमन जी ने अपने कपड़े पैक किए और अजय और निशा के साथ चल पड़ी। निशा आज सुबह से बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसकी मुराद पूरी होने जा रही थी।
वह तो कब से अपनी सास से पीछा छुड़ाना चाह रही थी और आज वही होने जा रहा था। इसलिए निशा बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी सास को इतना सताया, लेकिन फिर भी वह घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। अजय को भी इतना मनाया, तब जाकर कहीं अजय की अक्ल में आज यह बात आई। वह सोचती सोचती खुद मुस्कुरा रही थी कि तभी गाड़ी रुक गई। अजय बोला, निशा उतरो और माँ का बैग निकालो। निशा खुशी से चढ़ते हुए बोली, हम लोग वृद्ध आश्रम पहुंच गए क्या? अजय ने उदास मन से सिर झुकाकर हाँ का इशारा किया। निशा खुशी खुशी गाड़ी से बैग निकालती हुई बोली, हाँ हाँ, मैं बैग निकाल देती हूँ ना। माजी का इसमें क्या है? आखिर उनकी बहू हूँ, उनकी सेवा करने का फर्ज बनता है मेरा। माजी आप बैठो, मैं आपका बैग निकालती हूँ और आपको अंदर तक छोड़कर भी आती हूँ। सुमन जी को लग रहा था कि आज मैं हार चुकी हूँ, या यूं कहो कि आज उन्होंने अपना बेटा खो दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उन्हें यहाँ छोड़ने आया है वह केवल निशा का पति मात्र है, उनका बेटा नहीं, जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया। वह आज उन्हें यहाँ अनाथों की तरह छोड़कर जा रहा है। यह सब सोचकर उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह जा रही थी। निशा और अजय अपनी माँ को लेकर वृद्ध आश्रम में पहुँचते हैं। निशा तो खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी। वह अपनी सास का बैग लेकर आगे आगे चल रही थी। जैसे ही वह वृद्ध आश्रम में अंदर पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अंदर जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां वृद्ध आश्रम में जहां वह अपनी सास को छोड़ने आई थी, वहां उसके माँ बाप एक तख्त पर बैठे हुए थे और दोनों की ही स्थिति काफी दयनीय लग रही थी। उन्हें देखकर निशा के हाथ से बैग छूट गया। वह दौड़कर अपने माता पिता के पास पहुंची और जाते ही उनको गले लगा लिया और बोली, मम्मी पापा आप दोनों यहाँ कैसे? दबी हुई आवाज में उसके पिता ने कहा, बेटा हम जैसे बूढ़ों का घर में अब काम ही क्या है। जब तक हमारे बच्चों को लगता है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है तब तक वह हमें अपने पास रखते हैं, और जिस दिन उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अपने माता पिता को इस हालत में देखकर निशा बौखला उठी। वह बोली, माँ पापा आप चिंता मत करो, मैं भैया भाभी को छोड़ूंगी नहीं। उसने कभी निशांत को कॉल किया और वृद्ध आश्रम में बुलाया। वह निशांत के आते ही उस पर बरस पड़ी। निशा ने निशांत से कहा, कैसे बेटे हो आप? आपको शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हुए? अरे जब माँ बाप ने आप लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उन्हीं की दो रोटियां आपको भारी लग रही हैं। आपसे क्या चाहते हैं मेरे मम्मी पापा? केवल 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, और आप लोगों से इतना भी नहीं हो पाया? जब आप मेरे मम्मी पापा को नहीं रख सकते तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी आपका कोई अधिकार नहीं है। या तो तमीज से मम्मी पापा को घर में ले जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ, और जब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को 4 डंडे पड़ेंगे ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी निशांत बोला, हाँ करो पुलिस को फोन और आने दो पुलिस को। मैं क्या अकेला ऐसा हूँ जिसने अपने माँ बाप को यहाँ वृद्ध आश्रम में छोड़ा है? अरे तुम क्या यहाँ कीर्तन करने आई हो? तुम भी तो यहाँ अपनी सास को छोड़ने आई हो। ज़्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। मुझे भाषण देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम कितनी बढ़िया हो। तुम तो अपनी इकलौती सास को 2 वक्त की रोटी बनाकर नहीं खिला सकती, और मुझे सुनाने चली हो तुम्हारी बेचारी सास घर का सारा काम करे, उसके बाद भी तुम उन्हें एक एक चीज के लिए तरसा देती हो और मुझसे ज्ञान बांट रही हो। करो ना पुलिस को फोन।
तुम करती हो या मैं करूं? इन सब बातों से निशा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। निशांत बोला, मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ से कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। क्या तुम अपनी मम्मी को अपने साथ लेकर जाओगी? बस हो गई बोलती बंद। अब दोबारा मुझे लेक्चर मत देना। आया समझ? इतना कहकर निशांत जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ, मैं अपनी सास को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी और आज के बाद उन्हें अकेले ऐसी जगह पर छोड़ने के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। उनका बैग उठाया और उनसे बोली, मैंने जितनी भी बेवकूफ़ी की है मुझे उनके लिए माफ़ कर दीजिए। मुझे आज एहसास हुआ कि उन माँ बाप को कैसा लगता होगा जब उनकी औलाद उन्हें अनाथों की तरह यहाँ छोड़कर जाती है। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोती हुई बोली, शायद यह मेरे कर्मों का फल है जो मेरे माँ बाप को मेरे भाई भाभी ने यहाँ छोड़ दिया। तभी अजय बोला, तुम अपनी सास को ले जाने के लिए तैयार हो गई। यह बहुत अच्छा है, पर मैं अपने माँ बाप को यहाँ से कहीं नहीं ले जाऊंगा। निशा ने आंखों में आंसू ले गुस्से से उसकी तरफ देखा तो निशांत बोला, क्योंकि वह तो यहाँ रहने के लिए कभी आए ही नहीं। निशा ढेरों सवालों भरे नज़र से निशांत की तरफ देखने लगी। तभी निशांत ने हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, माँ पापा को आज सुबह ही हम यहाँ लाए थे। और सभी हंसने लगे। निशांत, अजय और निशांत की पत्नी और निशा के माता पिता सभी जोर जोर से हंसने लगे। निशा और भी ज़्यादा रोने लगी। फिर सभी ने उसे शांत कराया और समझाया कि यह सब उसकी गलती का एहसास कराने के लिए किया गया था। और फिर अपनी सास और माता पिता को लेकर निशा और निशांत अपने घर वापस आ गए। सभी लोग इस बात से बहुत खुश हुए और आखिर में सब ठीक हो गया। निशा को अक्ल आ गई और अब वह अपनी सास को भी अपनी माँ की तरह समझती, जैसे उसकी भाभी उसकी माँ को अपनी माँ समझती थी। और यही बात उसकी भाभी ने उसे बताई कि शादी के बाद कुछ नहीं बदलता, सिर्फ माँ का चेहरा बदल जाता है। पर हमारा प्यार उनके लिए नहीं बदलना चाहिए। अगर हर लड़की अपनी सास को अपनी माँ समझती तो कोई भी माता पिता वृद्ध आश्रम नहीं जाएंगे और ना ही इतनी वृद्धाश्रम की जरूरत होगी। और यह बात निशा अच्छी तरह से समझ चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।